नमस्कार। स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बच्चों का और जीआईसी के बच्चों का। मिल्टन चल रहे हैं हमारी क्लास में। लास्ट क्लास में हमने मिल्टन के बायोग्राफी की बात की थी, उनके जीवन चरित्र और जीवन वृत्त की बात की थी। आज हम मिल्टन के उस पोयम की बात करने चल रहे हैं जिसके लिए मिल्टन बन गए, जिसके लिए मिल्टन जाने जाते हैं। और अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस पोएम की बात करने वाले हैं। जॉन मिल्टन के हम पोएम की बात करने वाले हैं। हिज मैग्नम ओपस जिसको कहा जाता है, दैट इज नन अदर देन हिज पोएम पैराडाइज लॉस्ट। वी विल फोकस ऑन हिज पोएम द पैराडाइज लॉस्ट इन टूडेज वीडियो। पैराडाइज लॉस्ट की बात करेंगे हम आज के वीडियो में। पैराडाइज मीन्स हेवन, लॉस्ट मीन्स आपको पता है, पैराडाइज लॉस्ट मीन्स द पैराडाइज वाज टेकन अवे फ्रॉम, राइट। टेकन अवे, पैराडाइज कैसे छीन गया था इंसान से, उस पर मिल्टन ने एक पोयम लिखी है जिसको पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है। So there are a few very important points that you have to note down for your TGT examination, and at least you will have 5 to 6 questions from Paradise Lost only in your examination this year. So you could understand, you could guess the importance of this writer and the importance of John Milton. Paradise Lost is an epic poem. Point number 1. Paradise Lost is an epic poem, and you know that there are two types of epics, primary epic and secondary epic. What is primary epic and what is secondary epic? आपको ये डिफरेंस भी मैं बता चुका हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी एपिक इज टोटली बेस्ड ऑन ओरल ट्रेडिशन, राइट। ओरल ट्रेडिशन का मतलब मौखिक परंपरा पर बेस्ड होती है, आधारित होती है। जो एपिक, उसको ओरल ट्रेडिशन का एपिक कहा जाता है। वो प्राथमिक महाकाव्य की श्रेणी में आती है। और जो दूसरी एपिक है सेकेंडरी, उसी को हम लिटरेरी एपिक कहते हैं। LITERARY, लिटरेरी एपिक। और लिटरेरी एपिक ओरल ट्रेडिशन से, मौखिक ट्रेडिशन से नहीं आती है। ओरल ट्रेडिशन का मतलब यह है कि ओरल ट्रेडिशन में परंपरागत जो मौखिक चीजें हैं वहां पर एपिक का रिसाइटेशन होता है, एपिक गाई जाती है। और यहाँ पर जो है प्राइमरी पर्पस गाना का नहीं होता लिटरेरी एपिक में। लिटरेरी एपिक बहुत ही सिग्निफिकेंट उद्देश्य के साथ लिखी जाती है, एक ऑब्जेक्टिव के साथ लिखी जाती है। और होमर की जो एपिक्स हैं, इलियड और ओडिसी, वो प्राइमरी एपिक्स के एग्जाम्पल हैं। महाभारत और रामायणा ये प्राइमरी एपिक्स के एग्जाम्पल हैं। और वर्जिल की जो एपिक है एनीड, वो लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी एपिक का एग्जाम्पल है। कौन सी? वर्जिल की जो एपिक है, वर्जिल एक लैटिन पोएट थे और इनकी एपिक है एनीड। और एनीड वर्जिल ने लिखा था और वर्जिल से कहा गया था ऐसा लिखने के लिए। और किसने कहा था? वर्जिल का जो पैट्रॉन था ऑक्टेवियन ऑगस्टस। ऑक्टेवियन ऑगस्टस ने वर्जिल से कहा कि टू राइट एन एपिक टू यूलोजाइज रोम एंड रोमन्स। रोम और रोमन्स को खुश करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए एक एपिक लिखिए। और फिर वर्जिल रिस्पॉन्डेड विद द एपिक एनीड। और एनीड इनकम्प्लीट एपिक है, दो इट इज इन 12 बुक्स, राइट। पहले प्लान हुआ था ये कि एनीड 24 बुक्स में लिखी जाएगी, जैसे कि 2 प्राइमरी एपिक्स पहले लिखी गई थी, होमर की इलियड और ओडिसी, वो दोनों 24 बुक्स में हैं। वर्जिल ने वही भी प्लान किया था, बट वर्जिल डाइड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एनीड एंड ही कुड कंप्लीट ओनली 12 बुक्स, राइट। तो वर्जिल की एपिक 12 बुक्स में है और मिल्टन की बुक जो पैराडाइज लॉस्ट है वो भी 12 बुक्स में ही है। उसकी हिस्ट्री पर अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर ही हम अभी बात करेंगे। आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, आप वीडियो को बिल्कुल स्टिक किए रहिए, अपनी कॉपी पेन खोले रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। हम उस पर 1 बाय 1 फोकस करेंगे।
तो प्राइमरी और सेकेंडरी एपिक बताने का हमारा उद्देश्य ये था कि अगर पेपर में आ जाए कि प्राइमरी जो पैराडाइज लॉस्ट है ये किस टाइप की एपिक है, प्राइमरी एपिक है कि सेकेंडरी एपिक है, तो इसका आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि पैराडाइज लॉस्ट एक सेकेंडरी एपिक है, एक लिटरेरी एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, राइट। लिटरेरी एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, जिसको सेकेंडरी एपिक भी कहा जाता है। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि प्राइमरी एपिक ओरल कंपोजिशन होता है, रिसाइटेशन पर्पस होता है, सेकेंडरी एपिक विद सिग्निफिकेंट पर्पस होती है। तो सेकेंडरी एपिक ये है कैसे, इसका पर्पस क्या है, तो मिल्टन पर्पस खुद सुझाते हैं अपने बुक में और बोलते क्या हैं कि वो क्यों लिख रहे हैं पोयम को, जस्ट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इस उद्देश्य को लेकर के मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है कि व्हाई मिल्टन रोट द एपिक पैराडाइज लॉस्ट। तो उसका आंसर ये है कि मिल्टन वांटेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि वट एवर गॉड डज फॉर द सेक ऑफ मैन, वो हमेशा अच्छा होता है, गॉड कभी गलत नहीं करता। तो गॉड के तरीके को जस्टिफाई करने के लिए मिल्टन ने एपिक लिखी थी और यही एक लाइन जो है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को लिटरेरी एपिक प्रूव कर देती है, यही उसको साहित्यिक महाकाव्य की संज्ञा दे देती है कि मिल्टन वांटेड टू प्रूव टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अब वो जस्टिफाई क्यों करना चाहते थे, इस पर अगला क्वेश्चन बनता है। इसलिए करना चाहते थे कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड। कब हुए थे मिल्टन ब्लाइंड? मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन 1552, दो ही बिकेम वन आइड इन 1650 में वो वन आइड हो गए थे, बट इन 1652 ही बिकेम कंप्लीट ब्लाइंड एंड देन ही रोट हिज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उन्होंने लिखा था कि ही हैज वन टैलेंट दैट विल डाई विद हिज डेथ, और इसलिए उस टैलेंट को एक्सप्लॉइट करते हुए मिल्टन रोट द एपिक पैराडाइज लॉस्ट एंड ही स्टार्टेड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट इन 1557, 1557, सॉरी 15 से गलत हो रहा है भाई, ये 1658 में उन्होंने एपिक लिखना शुरू किया पैराडाइज लॉस्ट को, और कब तक लिखा उसको? 1663 तक। ये उनके पैराडाइज लॉस्ट के राइटिंग का टाइम है। दो फॉर द फर्स्ट टाइम पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667, 1567 में पहली बार पैराडाइज लॉस्ट छपी थी। मतलब ये उस टाइम का वर्क है जब ही हैड बिकम कंप्लीट ब्लाइंड, और उस ब्लाइंडनेस को जस्टिफाई कर रहे थे। इस आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, और इस पर भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि कौन सी पोयम है जो ऑटोबायोग्राफिकल है मिल्टन की। उसका जवाब है पैराडाइज लॉस्ट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम रिटन बाय कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। एक क्वेश्चन आपका यहां से हो गया क्लियर। तीसरे क्वेश्चन पर आइए। अब एपिक का एक खास मीटर होता है जिसको एपिक मीटर कहा जाता है, और एपिक मीटर होता है जिसको डैक्टिलिक हेक्सामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैक्टिलिक हेक्सामीटर कहा जाता है। ये एपिक मीटर होता है, राइट। एपिक मीटर इसी को कहते हैं, या इसी को हीरोइक मीटर कहा जाता है। एपिक मीटर और हीरोइक मीटर इसी को कहा जाता है, डैक्टिलिक हेक्सामीटर को। और अक्सर पोएट्री इसी मीटर में लिखी जाती है जब एपिक की बात होती है। होमर की इलियड और ओडिसी, वर्जिल की एनीड इसी डैक्टिलिक हेक्सामीटर में लिखी हुई थी। बट मिल्टन तो मिल्टन है, मिल्टन डिडंट फॉलो दिस डैक्टिलिक हेक्सामीटर स्टाइल, इसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। फिर उन्होंने किया क्या? मिल्टन रोट हिज एपिक इन
ब्लैंक वर्स? ये अगला क्वेश्चन है, राइट, कि ब्लैंक वर्स में मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट किस वर्स फॉर्म में लिखी है? मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट इन ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है, अब इसको भी जान लीजिए। ब्लैंक वर्स की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बता देता हूं कि ब्लैंक वर्स की हिस्ट्री क्या है। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड में हर चीज दूसरे ही रास्ते से आई है, तो ब्लैंक वर्स बेसिकली इटली से आया था। और इटली से ब्लैंक वर्स लाने वाले कौन थे? इटली से ब्लैंक वर्स लाने वाले थे सर हेनरी होवर्ड। सर हेनरी होवर्ड, जिसको आप अर्ल ऑफ सरे भी कहते हो। और हेनरी होवर्ड ने 1540 में वर्जिल के एनीड का कुछ पार्ट ट्रांसलेट किया था। वर्जिल्स एनीड वॉज ट्रांसलेटेड बाय सर हेनरी होवर्ड, और उस ट्रांसलेशन में सर हेनरी होवर्ड ने ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहली बार किया था अपने एनीड के ट्रांसलेशन में। ओनली 2 books were translated by Sir Henry Howard, and in those 2 books he translated in blank verse. ब्लैंक वर्स होता क्या है? ब्लैंक वर्स का मतलब है आयम्बिक पेंटामीटर अनराइमिंग लाइंस, IAMB, आयम्बिक पेंटामीटर अनराइमिंग लाइंस। ऐसी लाइंस होती हैं जिनमें कोई राइम स्कीम नहीं होती, अनराइमिंग लाइंस होती हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में उसको ब्लैंक वर्स कहा जाता है। और अगर वो राइम कर लेती हैं तो उन्हीं को कपलेट कहा जाता है, राइम नहीं करती तो उनको ब्लैंक वर्स कहा जाता है। एंड मिल्टन रोट हिज एपिक इन आयम्बिक पेंटामीटर अनराइमिंग लाइंस, अनराइमिंग वर्स, जिसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। ये मिल्टन का मीटर है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल dactylic hexameter, Milton wrote the epic in blank verse. And why did Milton write in blank verse? The reason behind this is that blank verse was the most popular form during the Renaissance. क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स में अपना प्ले लिखा था, डॉक्टर फास्टस भी, और उसके पहले क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था टैम्बरलीन द ग्रेट। टैम्बरलीन द ग्रेट वाज बेसिकली रिटन इन ब्लैंक वर्स, और बेन जॉनसन ने उस ब्लैंक वर्स को माइटी लाइंस कहा था। सो ब्लैंक वर्स वाज वेरी मच पॉपुलर, एंड लेटर शेक्सपियर परफेक्टेड ब्लैंक वर्स इन हिज dramas. So Milton also took the inspiration from his contemporary poets, from the poets of his age, और उसी को उन्होंने कॉपी किया और ब्लैंक वर्स में लिख दिया था पूरी एपिक को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आइए अब। ग्रीक लिटरेचर में 9 म्यूजेस का कॉन्सेप्ट है। 9 म्यूज कौन होती हैं? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और एपिक की जो म्यूज है ग्रीक लिटरेचर में, म्यूज ऑफ एपिक, म्यूज ऑफ एपिक का मतलब सोर्स ऑफ एपिक। जैसे हम कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो श्री गणेशाय नमः से करते हैं, विद्या की शुरुआत करनी होती है तो माँ सरस्वती की आराधना से करते हैं। बिल्कुल वैसे उनके यहाँ पर अलग अलग टाइप के लिटरेरी फॉर्म के लिए अलग अलग म्यूज होती हैं। और म्यूज ऑफ एपिक कौन है? उसका नाम है कोलाइपी, राइट? कोलाइपी इज द म्यूज ऑफ एपिक। और मिल्टन ने क्या काम किया है? इंस्टेड ऑफ इन्वोकिंग कोलाइपी, मिल्टन इन्वोक म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, राइट? म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी को इन्वोक किया है मिल्टन ने अपने एपिक में। और एस्ट्रोनॉमी की म्यूज कौन है? एस्ट्रोनॉमी की म्यूज है यूरानिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाइपी की जगह पर मैन वो जो है म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी को इन्वोक करते हैं। और किस बुक में करते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट इन बुक नंबर 1 और फिर इन बुक नंबर 7। बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 7 में मिल्टन हैज इन्वोक्ड
यूरानिया, द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। और म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी का इन्वोकेशन क्यों करते हैं? बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डील्स विद एस्ट्रोनॉमी। इसलिए कैलोपी को न इन्वोक करके इन्वोकेशन है उनका यूरानिया का बुक 1 और बुक नंबर 7 में 2 टाइम्स उन्होंने इन्वोक किया है। इन बुक 1 ही डज नॉट मेंशन द एग्जैक्ट नेम, बट बुक नंबर 7 स्टार्ट्स विद द लाइन, और पहली ही लाइन में बुक नंबर 7 के यूरानिया का जिक्र है जो म्यूज है एस्ट्रोनॉमी की। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, मतलब कुल मिलाकर के ये है कि मिल्टन वॉज नॉट फॉलोइंग द एपिक कन्वेंशन प्रॉपरली। एपिक कन्वेंशन को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे, उसको ब्रेक कर रहे थे। 1667 में जब पैराडाइज पहली बार आई थी, पैराडाइज लॉस्ट, तब ये टोटल 10 बुक्स में पब्लिश हुई थी। राइट, in 1667 version paradise lost was published in 10 books, right? लेकिन बाद में जब दूसरा इसका एडिशन आता है 1674 में, तो मिल्टन ने उसको एक्सपैंड करके 12 बुक्स में कर दिया था, और इस समय हमारे पास जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक्स की है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट वर्जन में कितनी बुक्स थी, तो फर्स्ट वर्जन में देयर वर 10 बुक्स इन पैराडाइज लॉस्ट। सेकेंड वर्जन जब आया 1667 में, तब 1674 में, तो उसमें टोटल बुक्स हो गई थी 12। पहले उन्होंने क्या किया था? एक्चुअली बिफोर राइटिंग द एपिक पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन ने सोचा था ड्रामा लिखने के लिए। राइट, किस थीम पर? जिस थीम पर उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है उस पर ड्रामा लिखना चाहते थे, और उस ड्रामा के चक्कर में ही रोट द एंटायर एपिक इन 2 बुक्स। बाद में जब उनको सोचा कि इसको एपिक बना दें, तो एपिक के लिए ही फॉलोड द पैटर्न ऑफ वर्जिल, एनीट का पैटर्न फॉलो किया, और एनीट के पैटर्न को फॉलो करने के लिए उन्होंने अपने उस 10 बुक्स को एक्सपैंड किया विद सर्टेन चेंजेस, और उसका एक्सपेंशन करके उन्होंने उसको 10 से 12 बुक्स में कर दिया था। राइट, इन 1667 जो एडिशन था, इट कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। अ सेकेंड बुक जो आई, सेकेंड एडिशन followed in 1674, arranged into 12 books in the manner of Virgil's Aeneid with minor revisions throughout. राइट, थ्रू आउट पोएम में छोटे छोटे उन्होंने रिविजन भी कर दिए थे, छोटे छोटे उन्होंने बदलाव भी कर दिए थे। एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी मिल्टन्स मेजर वर्क, मिल्टन्स ग्रेटेस्ट वर्क। राइट, एंड इट हेल्प्ड सॉलिडिफाई his reputation as one of the greatest English poets of his टाइम। इस पब्लिकेशन ने, इस बुक ने मिल्टन के रेपुटेशन को पूरी तरीके से सॉलिडिफाई कर दिया, पूरी तरीके से मजबूत करके उनको ला करके खड़ा कर दिया। द पोएम की अगर थीम की बात करें, संबंधित किससे है, तो जब थीम की आप बात करोगे, थीम उसकी क्या है, तो वो है फॉल ऑफ मैन। राइट, क्या है? मिल्टन के पोएम की जो थीम है पैराडाइज लॉस्ट के, वो है फॉल ऑफ मैन। राइट, मैन का फॉल कैसे होता है, ये थीम है, और कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन है। तो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में फॉल ऑफ मैन है ईडन गार्डन से, कि ईडन गार्डन से कैसे आदमी को वहां से हटा दिया गया, कैसे आदमी को वहां से भगा दिया गया। हु इज देयर? जस्ट होल्ड अ मिनट।
Sorry for the inconvenience because of telephonic call. I had to stop for a few seconds. Okay, let's continue. Right, the fall of man is the main theme of the book. How the man falls from द गार्डन, ईडन गार्डन, उसकी बात मिल्टन करते हैं इस पोएम में. राइट, बिब्लिकल स्टोरी है, बाइबल से उन्होंने लिया था, बाइबल की जेनेसिस से. फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटन. राइट, द टेम्पटेशन ऑफ Adam and Eve by the fallen angel Saturn. राइट, सैटर्न का जो प्रीवियस नेम था वो था लूसीफर. राइट, लूसीफर ने कैसे अपना बदला लेने के लिए गॉड से एडम और ईव को टेम्प्ट किया. किस बात के लिए टेम्प्ट किया, किस बात का लालच दिया कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है, ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल, गुड एंड एविल, ये जो ट्री है इसका फ्रूट खाने के लिए, इसका फ्रूट खाने के लिए एडम और ईव को गॉड ने मना किया था. दे वर फॉरबिडन टू ईट द एप्पल, टू फॉरबिडन टू ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज. And Lucifer, Satan, in the form of, in the guise of a serpent, he tempts Eve to eat the fruit, and Eve ate the fruit. And when Adam came to know about her eating of the fruit, he also ate. And उसने क्यों खा लिया? Because both wanted to be together, both wanted to suffer in the same way. और रिजल्ट ये हुआ कि God sent death to the earth. Right? Adam and Eve disobeyed God, and God sent death to the earth, and this immortal world became a mortal world. Immortal से वो mortal हो गया है. यही पूरी स्टोरी है. और fallen angel जो सैटन है, he was one of the angels, and he was sent by God from heaven to the valley of fire, to the hell. And in the hell he collects his army, army collect करता है, और फिर उस आर्मी से he wants to take revenge. and वो revenge कैसे लेता है? he cannot directly attack God, he cannot take revenge from God, so he wants to take revenge from the God's best creation. और बेस्ट क्रिएशन कौन है? वो है मैन, और मैन है एडम और ईव, उसी से बदला लेता है. और यही पूरी स्टोरी है पैराडाइज लॉस्ट की. ये हाउ वाज पैराडाइज लॉस्ट? सो पैराडाइज वाज लॉस्ट बिकॉज एडम एंड ईव टेस्टेड द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल. दिस इज द समरी इन नटशेल. क्लियर? ये टोटल बात है. तो हमने आपको क्वेश्चंस आपको बता दिए कि प्राइमरी एपिक है कि सेकेंडरी एपिक है, कब पब्लिश हुई थी, कब लिखा गया था, फर्स्ट एडिशन में कितनी बुक थी, सेकेंड एडिशन में कितनी बुक थी, थीम उसकी क्या है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. और उसके बाद दूसरी थीम जो है फॉल ऑफ एंजल है. म्यूज कौन है? कलापी को ने इन्वोक करके यूरियाना को इन्वोक करते हैं. कहाँ का इन्वोक करते हैं? बुक 1 में और बुक 7 में. इतने सारे पॉइंट्स हमने इस छोटे से आज के वीडियो में कवर कर दिया है. ये छोटी सी वीडियो टीजीटी के लिए ही है खास करके. नेक्स्ट वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट के 12 बुक्स की समरी को करेंगे, 1 बाय 1 समरी करेंगे और 1 बाय 1 आपको लाइन भी बताएंगे. राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and you could hope that very soon you will have another video on Paradise Lost. Thank you.